हेलो, मैं डॉक्टर अवध बिहारी पुराण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अब्दुल बारी मेमोरियल महाविद्यालय गोलमुरी, जमशेदपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेमेस्टर 5 के विशेष पत्र के अंतर्गत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया में एक किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी उन बिरले साहित्यकारों में से एक हैं जिनके साहित्य और व्यक्तित्व में अद्भुत साम्य है, समानता है। अपनी कल्पना को जीवन के सभी क्षेत्रों में अनंत विस्तार देने की क्षमता उनकी प्रमुख विशेषता थी। दिनकर जी विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दिनकर हैं। हिंदी साहित्य के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय चेतना में नई जान फूंकने वाले युग पुरुष थे दिनकर जी। उनके काव्य में देश और समाज के लिए मर मिटने की तमन्ना देखने को मिलती है। इसीलिए यही एक कारण रहा है कि इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें दिनकर की भी उपाधि प्राप्त है। दिनकर जी हिंदी साहित्य जगत के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के अद्वितीय कवि एवं लेखक माने जाते हैं। वैसे ही हिंदी साहित्य जगत में उनका आज भी और कल भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होगा। वे आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने आज़ादी से पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और आज़ादी के पश्चात राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जाने गए। छायावादोत्तर कालीन कवियों में कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी का स्थान अद्वितीय है। उनके काव्य में राष्ट्र की जुगीन प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से परिलक्षित हुई है। आधुनिक काल के कवियों में हिंदी काव्य की राष्ट्रीय धारा का सशक्त प्रतिनिधित्व जिन कवियों ने किया है उनमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बाद दिनकर जी का स्थान सर्वोपरि है। गुप्त जी की कविता में राष्ट्र की चेतना, समाज सुधार और धार्मिक सीमा तक मुखरित हुई थी और दिनकर जी की कविता में राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक क्रांति से अप्रत्यक्ष रूप से
जुड़ा हुआ है। एक और दिनकर जी की कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उनके काव्यों में है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी रचना कुरुक्षेत्र और उर्वशी में मिलता है। उनकी साहित्य सेवाओं के लिए सन 1972 ईस्वी में उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया तथा कुरुक्षेत्र को विश्व के सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथों में 74वां स्थान प्रदान किया गया। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। सन 1928 में मैट्रिक पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। कवि दिनकर जी को बचपन से ही कविता के प्रति रुचि थी, जो निरंतर बढ़ती चली गई और पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद वे एक स्कूल में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। सन 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और के पदों पर कार्य किया। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए और नियुक्ति के बाद मुजफ्फरपुर आए और अपनी सेवा उन्होंने दी। सन 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य के रूप में बिहार से चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर जी 12 वर्ष तक संसद का सदस्य रहे। बाद में सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी संभाला, परंतु उसे छोड़ दिया और वे 1965 से 1971 ईस्वी तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने और इसी बीच में वे हिंदी के कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। काव्य रचना की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी, परंतु उनमें विशेष रूप से पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक और राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती काव्य कृतियों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उस आधार पर उन्होंने अनेक सर्ग भी लिखे, किंतु आगे उसे उन्होंने नहीं बढ़ाया और वो काव्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और उनका सबसे पहला काव्य ग्रंथ सन 1919 में प्रणभन के नाम से
प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ उस समय प्रकाशित हुआ था जब दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा दे चुके थे। इसके उपरांत उसका दूसरा काव्य रेणुका के नाम से प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा काव्य संग्रह 1939 में प्रकाशित हुआ। यही काव्य संग्रह के कारण ही वे राष्ट्रकवि के रूप में अवतरित हो गए। परिणाम और प्रवृत्ति के आधार पर दिनकर जी की कृतियों का वर्गीकरण कहिए या फिर कहिए कि उन्होंने तो लगभग सभी विधाओं में साहित्य सृजन कर हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। फिर भी उसकी अगर हम लोग उसको विभाजन करें तो उन्होंने काव्य कृतियाँ भी लिखी, संस्मरण भी लिखे, सांस्कृतिक लेख भी लिखे, आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे, यात्रा संस्मरण भी लिखे। ठीक है, तो इस तरह से लगभग सभी विधाओं में उन्होंने अपना कलम चलाया है और एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का प्रयोग किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मिरथी 1952 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, उर्वशी 1961 आदि रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रीतिकालीन कवि भूषण के बाद दिनकर जी वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जा सकता है। दिनकर जी के साहित्य में मुख्यतः 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1938 ईस्वी और रसवंती 1939 ईस्वी। ये उनकी आरंभिक युग की रचनाएं हैं। इसमें दिनकर जी का कवि अपने व्यक्तिपरक सौंदर्य अन्वेषी मन का सामाजिक चेतना के उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, लेकिन दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलती है। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण परिलक्षित होता है। रसवंती 1939 में कवि की सौंदर्य अन्वेषी वृत्ति और काव्यमयी भावना परिलक्षित होती है। उसके पश्चात उन्होंने एक फिर काव्य रचना की समाधिनी, जो 1947 ईस्वी में दिनकर जी की सामाजिक चेतना, स्वदेशी और परिचित परिवेश की परिधि से बढ़कर विश्व वेदना का अनुभव करती जान पड़ती है। तो कवि के स्वर का ओज नए वेग से नए शिखर तक पहुंच जाता है। इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर जी ने अनेक प्रबंध काव्य की रचना भी की है, जिनमें कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी तथा उर्वशी 1961 ईस्वी। हिंदी जगत में उन्हें इन्हीं काव्यों के कारण सम्मान, पुरस्कार वगैरह मिलता रहा है। उनकी जो प्रमुख काव्य रचना है कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु संक्षेप में हम लोग देखें कि महाभारत के शांति पर्व का कविता है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर जी ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर
अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। कुरुक्षेत्र हिंदी साहित्य में यथेष्ट कहिए कि रचना के रूप में परिलक्षित हुआ। और रश्मिरथी, फिर उसके बाद देखिए कि रश्मिरथी जो है उसमें महाभारत के जो प्रमुख पात्र हैं कर्ण और कुंती के पात्रों के द्वारा सामाजिक विषमताओं के अंधकार में तड़पने वाली वर्तमान समाज का उद्धार करना चाहते हैं कविवर। फिर देखिए कि संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में दिनकर जी, इसके बारे में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारी सोच एक जैसी है। और कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में हमें उनके विचार तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। उर्वशी रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और उर्वशी रचना जो कहिए कि मानवीय प्रेम और वासना से संबंधित है। उर्वशी स्वर्ग लोक की एक अप्सरा की कहानी है, जिसे कवि ने खुद कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है। यह दिनकर जी की कविता को एक नए शिखर पर पहुंचाती है। फिर हम लोग देखें कि उसकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं और हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। और देखिए कि उनकी रचनाओं के कारण ही दिनकर जी को कुरुक्षेत्र सम्मान, फिर कहिए कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी सम्मान मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी का साहित्यिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण का अलंकार दिया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु घासी महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए भी चुना। और 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि के सम्मान से सम्मानित किया। और सन 1972 में उर्वशी काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सांसद भी हुए रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मरणोपरांत 24 अप्रैल 1974 में दिनकर जी की मृत्यु हुई। और इससे हिंदी काव्य की ही नहीं, हिंदी जगत का एक अत्यंत ज्वलंत शिखर कहिए कि गिर गया, क्योंकि उन्होंने एक भाषा या एक क्षेत्र की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की आत्मा को अपने वाणी के द्वारा प्रतिध्वनित किया था। 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन भी किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और कालीकट
विश्वविद्यालय में भी इस अवसर पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उनके देखिए कि दिनकर जी के काव्य में जो राष्ट्रीयता के भाव हैं, तो राष्ट्रीयता के भाव तो वो राष्ट्रकवि थे ही। तो हम लोग अगले क्लास में या फिर कहिए कि अगला वीडियो में उनके जो राष्ट्रकवि दिनकर जी के रूप में बातचीत हम लोग करेंगे।